हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन चल रहा है हम लोग का पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 1 क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याएं। राष्ट्र का निर्माण तथा उनकी क्या समस्याएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद से लेकर उसकी समस्याएं क्या रही उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो ये जो हमारा है, ये हमारा आपका, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या आपका है? तो पार्ट 2। जो विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं, भाग लेक्चर 1 नहीं पढ़े हैं, उसको जाकर स्टडी कर लीजिए। अब हम चलते हैं लेक्चर 2 में। क्या है? बहुत ही आसान है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो हुआ क्या? हैदराबाद एवं विलयपुर का मणिपुर का विलय, यानी क्या? मिग्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। तो मणिपुर और हैदराबाद का विलय कैसे हुआ भारत में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे देसी रियासतें जो थी भारत में कैसे मिली उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद एक बहुत बड़ी क्या थी? रियासत थी, जिसके कुछ हिस्से के क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैले थे। यहाँ का शासक क्या जी? निज़ाम कहलाता था। यहाँ के शासक क्या? निज़ाम कहलाता था। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद वह चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उसने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से क्या जी? समझौता भी कर लिया था। देखिए कितना आसान यहाँ पर है। आइए उसके बाद देखते हैं। चलिए हाँ देखते हैं फिर क्या हुआ। किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस सभी इसमें क्या थे? तो सम्मिलित थे। अब निजाम ने अपने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल का रवाना किया, जिसे राजाकार कहा जाता था। और सांप्रदायिक प्रवृत्ति के होने के कारण इन राजाकारों ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर दिया। अब क्या होता है देखिए। अतः सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। यानी हैदराबाद भी भारत के साथ अगर क्या होता है तो मिल जाता है। ठीक है चैंपियन। तो बहुत आसान है, इसको एक बार नोट कर लेंगे तो आसान रहेगा आपको। ठीक है चलिए। अब यहाँ देखिए क्या है। ये हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। और ये जो लोग हैं ये क्या हैं, और ये कौन सा है, और ये कौन सा है? तो ये सभी क्या है? हैदराबाद के निज़ाम है। हैदराबाद के शासक वर्ग को क्या बोलते थे? निज़ाम। ये सभी निज़ाम है, इनके साथ इनका फाइल फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखिए हैदराबाद मिल गया। अब मणिपुर कैसे मिलता है भारत में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। मणिपुर का महाराजा बोधा चंद्र ने आज़ादी से पूर्व भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बोले थे कि अगर भारत आज़ाद होता है तो मणिपुर एक आपका भारत का अभी राज्य बना है। वहाँ के राजा थे बोधा चंद्र। वो बोले थे कि हम क्या करेंगे कि भारत के साथ क्या जी? मिल जाएंगे। ठीक है। कहानी समझे ना, कहानी समझेंगे, मिल जाएंगे। यह सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के नाम से जाना जाता है। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव कराया तथा मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है ना। तो ये बात हो रही है कहाँ की? तो मणिपुर के बारे में बात हो रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए डालता है। अब मणिपुर भारत का पहला भाग था जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुए। तो ये वयस्क मताधिकार का सबसे पहला वाला राज्य कौन सा था? तो मणिपुर। ठीक है चैंपियन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए
कंपटीशन क्लासेज हो, 10+2 हो, कोई भी कंपटीशन क्लास हो, इससे एक क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। आइए देखते हैं। तो दिया गया है राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स, इसका पुनर्गठन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए क्या बात यहाँ पे है बाबू, आइए देखते हैं। 1950 में संविधान के लागू होने के समय यह स्थिति थी, क्या थी? आंध्र क्षेत्र में अलग तेलुगु भाषी लोगों का राज्य के लिए आंदोलन ने उग्र धारण कर लिया कि नहीं, हमको मतलब अपना राज्य चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। तो 1953 में आंध्र प्रदेश क्या जी पहला राज्य बन गया। ठीक है। अब भाषाई आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य था। अब भारत सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी क्या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन का गठन किया गया। 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कितना आसान याद लग रहा है ना, बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा समझेंगे तो आसान आएगा। ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद प्रस्तुत कर दी और कहा इसमें सिफारिश की भाषा के आधार पर 16 राज्य बनाया जाए था, 3 क्षेत्रों को केंद्र शासित क्षेत्र कर दिया जाए और नेहरू सरकार ने कुछ संसाधनों के साथ इसकी सिफारिशों क्या जी मान लिया गया। तो उस समय नेहरू क्या थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, क्या थे? प्रधानमंत्री थे। फलतः 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस लागू हो गया, जिसने यह स्थिति स्थापित कर दिया। एग्जाम में आता है राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना कब हुआ था? तो 1956। तो बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो अपने आप क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा टॉपिक। ठीक है बाबू। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिया है। 1956 में भारतीय संघ के पुनर्गठित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश 1956 में कौन कौन से बने थे उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए इस चीज़ को, ताकि आपको आसान लगे चैंपियन। आइए देखते हैं स्टेट्स केंद्र शासित प्रदेश। पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और उसके बाद चौथा दिया गया था बम्बई, पांचवा है जम्मू कश्मीर, छठा क्या है? मैसूर। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन कौन आपका हो गया? दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और यहाँ पर क्या दिया है? तो लक्षद्वीप। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये हमारा क्या हो गया? राज्य हो गया। ठीक है ना। अभी मैंने बोला कि भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब केरल है, मध्य प्रदेश है, मद्रास है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है और यहाँ देखिए दिया गया उत्तर प्रदेश और क्या? पश्चिम बंगाल। तो ये लगभग 14 राज्य का स्थापना होना शुरू हो गया और राज्य बनना शुरू हो गया। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, देख रहे हैं ना, आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको आप नोट करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। उसके बाद चैंपियन आते हैं, देखते हैं क्या। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि मराठी भाषी लोगों का महाराष्ट्र राज्य हो जाए। मराठा बोले लोग कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठी भाषी लोगों का। गुजराती भाषी लोगों का गुजरात राज्य बने था। बम्बई नगर क्या जी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, स्तर दे दिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि बम्बई राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या जी विदर्भ राज्य मिले। तो बहुत कुछ बातें नेहरू जी ने कहा था। ठीक है बाबू। अब लेकिन नेहरू की सरकार ने बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाया, इसलिए यहाँ भाषाई दंगे क्या जी शुरू हो गए ना। भाई कैसे बना देंगे आप, है ना। अब क्या होता है 1960, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन हो गया। पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा कि बम्बई राज्य का विभाजन कब हो गया? 1960 में। उसका पश्चिम भाग काट कर क्या बन गया? गुजरात बन गया। शेष भाग क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। तो ये बात जानना जरूरी होता है सभी लोगों को। कब बंटवारा हुआ? 1960 में। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद यह स्थिति पंजाब की थी, मतलब अब यह भी सेम था, स्थिति पंजाब का हो गया, यानी गुजरात बन गया, महाराष्ट्र बन गया। अब यहाँ देखते हैं पंजाब की, यहाँ भी द्विभाषी राज्य बना, यहाँ भी भाषाई दंगे शुरू हो गए। ठीक है। 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा राज्य बन गया।
लेकिन चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी क्वेश्चन आता है कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन से ही, तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो चंडीगढ़ बोल दिए, ठीक है ना। अब अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जैसा कि उपयुक्त तालिका में दर्शाया गया है। आप देख लीजिए कितने यहाँ पे हैं, तो 14 राज्य और 6 क्या जी, केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए दर्शाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 14 राज्य और 6 क्या हो गए, तो केंद्र शासित प्रदेश। आइए उसके बाद देखते चलन क्या है, आइए हाँ यहाँ देखिए क्या है, चलिए फिर देखिए क्या होता है। प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए 1963 में असम का भाग काटकर क्या बन गया, नागालैंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। असम काटकर क्या बन गया, नागालैंड राज्य बन गया। 1971 में असम का अन्य भाग काटकर क्या बन गया, मेघालय। यानी असम से 2 राज्य बने, असम से 2 राज्य, एक आपका नागालैंड और एक क्या बन गया, मेघालय। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस भाग को काटकर नागालैंड एक नया राज्य बना, तो असम को काटकर। किस भाग को काटकर मेघालय नया राज्य बना, तो असम को काटकर। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य का दर्जा मिला, को राज्य का दर्जा मिला। 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय होने पर एक अन्य राज्य बन गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा को राज्य का दर्जा मिला, मतलब राज्य तो बनना शुरू हो गए। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड नए राज्य बने। आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड कहाँ था, तो बिहार में था। 15 दिसंबर 2000 को यह एक नया राज्य बन जाता है झारखंड। 2 जून 2024 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विभाजन के अस्तित्व में आया। तो ये सभी हमारे राज्य बनना क्या जी, शुरू हो गए, ठीक है ना। लगभग कहा जाता है कि भारत में लगभग कितने हैं, तो लगभग क्या 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अभी इसको डिस्कस करें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है चैंपियन। आइए ये सब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से, ताकि आपका काम बन जाए। उसके बाद देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत अंतर्गत दर्जा दिया गया। कब, 5 अगस्त 2019 को। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभक्त कर दिया गया। 2 यहाँ बन गया, जम्मू कश्मीर और क्या, लद्दाख। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत सरकार राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। 3 के अनुसार किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अतः बम्बई का नाम क्या हो गया, महाराष्ट्र का नाम हो गया। मैसूर का नाम क्या हो गया, कर्नाटक का हो गया। मद्रास का नाम क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। उत्तरांचल का नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। देखिए यहाँ पर डिफरेंट आपका नाम है। मैसूर को क्या बोला गया, कर्नाटक। मद्रास को तमिलनाडु, उत्तरांचल को उत्तराखंड। देखना यहाँ पे बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा समझेंगे तो आराम से आपको ये सब बात आएंगे। आप सब विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए लाइन बाय लाइन लिखे हैं, ऐसे हम बता सकते थे बट आपको लाइन बाय लाइन लिखे हैं ताकि आप इसको समझे ध्यान से चीज़ को, ठीक है ना। मन से समझेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, और कोई भी चीज़ ना मन से करेंगे ना तो अपने आप आएगा। जीवन में एक पल पाना है आपको, होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है कि जब आप इसको समय देंगे तो आपको अपने आप आना शुरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए भाषा की राजनीति, लैंग्वेज पॉलिटिक्स लड़ना शुरू हो गया भैया। भाषा लोगों में भावात्मक एकात्मक स्थापित करती है। भाव माने बातचीत करने से हम आपसे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण एवं उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी राष्ट्र के पास अपनी भाषा नहीं होती है तो अपनी भाषा की रचना वो कर सकता है, वो अपनी भाषा की रचना करता है। किसी राज्य के पास अपनी भाषा नहीं है तो अपनी भाषा की रचना वो कर सकता है, ठीक है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए यहाँ देखिए। टैगोर का कथन है कि सत्य है कि भाषा कोई चोला या लबादा या छतरी नहीं है जिसे हम जाने या अनजाने में अपना ले। यह तो अपनी त्वचा के समान है जिसे बदला या फेंका नहीं जा सके। कितना अच्छा लाइन है। ये कौन बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इंग्लैंड के लोगों ने लैटिन एवं फ्रेंच भाषाओं को छोड़कर अंग्रेजी भाषा को क्या कर दिया, विकसित कर दिया।
बिस्मार्क ने जर्मनी भाषा लोगों के राज को जोड़कर 1971 में एकीकृत जर्मन राज्य की स्थापना हुई। एग्जाम पूछ देता है कि जर्मन राज्य की स्थापना कब हुई? 1871 में हुई। यदि राष्ट्र के लोग द्विभाषी हैं तो वहाँ 2 राष्ट्रभाषाएं हो सकती है। राष्ट्रभाषा कितने जी? 2 हो सकती है। अब कनाडा में लोग इंग्लिश एवं फ्रेंच भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में 4 राष्ट्र भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट है। किस देश में 4 राष्ट्र भाषाएं हैं? कौन कौन सा है? तो जर्मनी वहाँ बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, रोमन एवं स्विस। ये कहाँ जी? स्विट्जरलैंड में भाषा बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन्स आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, भारत के राज्य एवं राजधानियाँ स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एकदम दिमाग पर छप जाएगा, आपको आता है, बस इसको थोड़ा सा रखना है दिमाग में। चलिए, आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर आप लोग बोलेंगे, असम का दिसपुर आप लोग बोलते चलेंगे, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, उसी को बोलते हैं मैसूर, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई। देख रहे हैं ना यहाँ पे 14 हो गया ये। उसके बाद यहाँ देखिए, चलिए, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल आप लोग बोलते रहेंगे, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तेलंगाना का हैदराबाद। देखिए आप हम सब एक क्रम में आपको हम सजा दिए हैं, ताकि जब आप इसको बनाइए तो आपको बहुत ही क्या लगे? तो आसान लगे, ठीक है ना। बनाना क्या आपको एकदम रखना है दिमाग पे। कभी कभी इससे भी 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक चैंपियन। अब उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश तथा उसकी राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। राज्य कितने हैं? तो 28। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली का दमन, लक्षद्वीप का करवती, पुडुचेरी का होता था पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का क्या मारेंगे? लेह मारेंगे। तो ये आपके यहाँ पे दिया गया है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक बाबू। अब यहाँ देखिए दिया गया है क्षेत्रीय परिषदें तथा उत्तर पूर्वी परिषद। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग का राज्य किधर है? तो आपका बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड सब क्या है? पूर्व दिशा में है। ये सब आपस में ही एक थे। आपको बता देते हैं इस चीज़ को कि पश्चिम बंगाल में 4 राज्य थे। पश्चिम बंगाल में 4 राज्य थे। कौन कौन? बिहार, उड़ीसा और झारखंड। और सेम आपका बिहार पश्चिम बंगाल तो है ही, 4 राज्य में आपका था ये, ठीक है ना। अच्छा, पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, पश्चिम में ही सब है। अच्छा, उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो बिहार है किस क्षेत्र में है? तो 2 आपके ऑप्शन रहेंगे, या तो पूर्वी क्षेत्र देगा या तो क्या पूछता है? पूर्वोत्तर पूछ देता है आपसे। तो क्या मारेंगे? पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र मारेंगे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। केंद्रीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। केंद्रीय क्षेत्र में आता है ये सब। पूर्वी क्षेत्र में आपका उत्तर पूर्वी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 2 नंबर 3 नंबर कंपटीशन पूछ देता है कि ये जो राज्य है किस क्षेत्र में है, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू करेगा, ठीक चैंपियन। अब उसके बाद आइए देखते हैं। संविधान निर्माताओं के समझ यह गंभीर समस्या थी कि चूंकि भारत में अनेक भाषा के लोग रहते हैं, ये तो मालूम सबको है कि भारत में क्या होता है कि अनेक भाषा के लोग रहते हैं,
किस भाषा को राष्ट्र बनाया जाए, इस दिशा में सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि राष्ट्रभाषा की जगह क्या कर दिया जाए, राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए। पदबंध का प्रयोग किया गया था, देवनागरिक में लिखित हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। किसको, हिंदी को। संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 प्रमुख भाषाओं का स्थान दिया गया था, 14 प्रमुख स्थान दिया गया था। संस्कृत, उर्दू, असमिया, हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पंजाबी एवं कश्मीरी, 14 भाषा का इसको स्थान दिया गया था। कहा जाता है कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 22 भाषाएं क्या जी, बोली जाती हैं। अब उसके बाद यहां देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए, कंपटीशन बहुत पूछता है। 15 वर्ष के बाद हिंदी राजभाषा हो जाएगी, 15 वर्ष के बाद हिंदी राज्यभाषा हो जाएगी। इसका यह गलत अर्थ निकला गया कि 26 जनवरी 1965 से केवल हिंदी भाषा में सारा राजकाज होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। हिंदी विरोधी तत्वों ने इसे भाषाई साम्राज्यवाद कहकर निंदित किया, लेकिन नेहरू सरकार ने 1963 में राजभाषा कानून बनाकर यह निश्चित कर दिया कि 1965 की निर्धारित सीमा के बाद भी राज्य के कार्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चल सकेगा। तो जाहिर सी बात है, आपको इंग्लिश जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस में बात इंग्लिश में हो जाती है। अगर कोई मान लीजिए कि भाषा ना समझता है तो इंग्लिश में जो आपका वर्ड्स है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये बातें होना शुरू हो जाती है। ठीक है चैंपियन। अब इससे शांति कायम हुई, लेकिन 1964 में शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये क्वेश्चन आता है कि नेहरू जी की मृत्यु कब हुई, 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भाषाई दंगे फिर भड़क गए और 1966 में इंदिरा गांधी की क्या जी सरकार बनती है। 1967 में राजभाषा अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि 1965 की निर्धारित सीमा के बाद भी राजकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चलता रहेगा जब तक राज्यों की सरकारें ऐसा चाहे। तो राज्य की सरकार हमेशा सब लोग चाहता है कि नहीं भाई, इंग्लिश जो है वो अच्छा लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश चलने दीजिए, है ना बाबू। ये बातें होना शुरू हुआ। अब हाँ, यहाँ तक आपका काम क्लियर हुआ चैंपियन। आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए और इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बनना क्या जी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।